स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका मौर्य काल या फिर मौर्यन एम्पायर वाला जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। उसकी सारी क्लासेस आपको अच्छे से हमने करवाई। काफ़ी चीज़ों को हमने डेप्थ में जाकर के आपके साथ डिस्कस किया था। उसकी PDF हमारी वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी कुछ क्विज़ेस डाली जा रही हैं, उन्हें भी आप अटेम्प्ट करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बरकरार बनी रहे। और यहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर है आपका मौर्य उत्तर काल या फिर मौर्य उत्तर काल जिसे कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, हम लगभग 7 वंश हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जैसे कुषाण, शुंग, कण्व, शक, इंडो ग्रीक, सातवाहन और संगम वंश। इन सभी की हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासक ने। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। ए स्ट्रेटो सेकंड, बी स्ट्रेटो फर्स्ट, सी डेमेट्रियस और ऑप्शन नंबर डी मिनांडर। क्या पूछा है, किसने सबसे पहले शीशे के सिक्के प्रारंभ किए थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटो सेकंड या स्ट्रेटो द्वितीय जो था उसने सबसे पहले शीशे के सिक्के प्रारंभ किए थे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इंडो ग्रीक से मिलती हैं, एक एक करके हम उनकी भी बात यहाँ पर करते हुए जाएंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें कि इनका क्रम क्या था, कौन कौन से वंश थे और उनका क्रम क्या था मौर्य उत्तर काल में, तो वह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, और क्रम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं शुंग वंश, फिर शुंग के बाद आता है कण्व वंश। इनके बाद कौन आता है? तो इनके बाद आता है सातवाहन। कौन आता है? सातवाहन आते हैं। फिर यदि हम बात करें सातवाहन के बाद कौन आता है? सातवाहन के बाद आते हैं इंडो ग्रीक। कौन आते हैं? इंडो ग्रीक शासक आते हैं। उसके बाद भारत में कौन आता है? तो यहाँ पर आता है शक वंश। कौन आता है? शक वंश। शक के बाद में कौन आता है? देखिए यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। शक के बाद कौन आता है? तो शक के बाद आते हैं कुषाण और कुषाणों के बाद आप देखते हैं संगम वंश। तो ये जो क्रम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश और इंडो ग्रीक, उसके बाद में शक वंश, फिर कुषाण और अंत में संगम वंश यहाँ पर हम देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए हुवशक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त और डी अगाथोक्लीज। अब देखिए यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो सिक्कों से रिलेटेड हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज जो शासक था उसके सिक्कों पर आपको संकर्षण और वासुदेव दोनों ही चिन्ह मिलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के एक हैनाम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर वासुदेव यानी कि कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है, यानी कि उस समय का नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद या डी प्रसेनजीत। और यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए यदि
ये चैप्टर आपने स्टार्ट ही किया है, लेकिन इससे पहले के जो हमने चैप्टर किए हैं उनसे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिएगा सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। देखिए बिंबिसार हम पढ़ चुके हैं आपका, गौतम बुद्ध भी उसी समय थे, प्रसेनजीत भी उसी समय था, ये सभी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर बात हम करते हैं मिलिंद की। तो देखिए जब मिलिंद की बात की जाती है तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि मिलिंद कौन था, इसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जो मेनांडर था उसी का नाम क्या था, मिलिंद। कौन था, मेनांडर, या मिनांडर भी कई लोग कह देते हैं, इसी का नाम क्या था, मिलिंद था। अब देखिए ये कौन था, तो ये था साहब एक इंडो ग्रीक शासक। कौन था, इंडो ग्रीक शासक था। अब इन इंडो ग्रीक जो शासक हैं इनके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए सबसे पहले डेमेट्रियस जो था वह इनका क्या था, संस्थापक था। राजधानी उसने बनाई थी तक्षशिला। उसके बाद में आता है मेनांडर या फिर मिलिंद, जिसे जो कि नागसेन जो था बौद्ध भिक्षु उसके साथ वार्तालाप करता है, और फिर इसकी पुस्तक होती है कौन सी, मिलिंद पन्हो, जो कि बौद्ध दर्शन की एक पुस्तक है। और सबसे अंत में आपको हर्मियस एक इंडो ग्रीक शासक जो है अंत में देखने को मिलता है। दो शाखाएं थी, ये पहली थी, फिर एक और शाखा थी जिसे यूक्रेटाइडस ने स्थापित किया था। एंटियोलिकडास जो था वो उसमें था, जो अपना दूत हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में भेजता है। फिर यदि बात करें कि जो इंडो ग्रीक थे उनका योगदान क्या रहा, तो देखिए एक तो इन्होंने लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए, यानी कि सोने के सिक्के इन्होंने चलाए और उसमें भी लेख युक्त भी चलाए। फिर गार्गी संहिता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत में ज्योतिष शास्त्र जो है वो यूनान के द्वारा ही दिया गया, यानी ग्रीक्स ही उसे भारत में लेके आए। जो आज हम सप्ताह फॉलो करते हैं, यानी कि वीक जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, वो भी यूनानियों की ही देन है। और भारत के जो नाटक हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव जो है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो कि ग्रीक से ही ली गई हैं। अब देखिए इन चीज़ों को हम एक एक करके आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आपका जो इंडो ग्रीक यानी कि यवन शासक वाला जो पार्ट है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले कौन था, डेमेट्रियस। कौन था, देखिए डेमेट्रियस, ये कौन था, ये था संस्थापक। फिर देखिए यदि हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी कहाँ थी, राजधानी इन्होंने बनाई तक्षशिला। क्या बनाई राजधानी, तक्षशिला बनाई। फिर देखिए यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर मेनांडर आ जाता है। मेनांडर क्या करता है, ये नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ वार्तालाप करता है। तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, नागसेन से वार्ता। और नागसेन कौन था, बौद्ध भिक्षु। यदि हम बात करें इसकी पुस्तक या बुक का क्या नाम था, तो उसका नाम था मिलिंद पन्हो। क्या था, मिलिंद पन्हो। और नागसेन और इसके बीच में जो वार्तालाप हुआ है वही मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। तो यह भी एक चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो लास्ट या अंतिम शासक कौन था, तो देखिए उसका नाम भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि लास्ट इंडो ग्रीक शासक कौन था, तो वो था हर्मियस। कौन था, हर्मियस था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनका योगदान क्या रहा, तो यहाँ पर देखिए इनका योगदान भी हम लिख लेते हैं इंडो ग्रीक शासकों का। क्या क्या योगदान रहा, पहला सोने के सिक्के इन्होंने चलाए। दूसरा यदि हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र इनके द्वारा दिया गया। क्या दिया गया, ज्योतिष शास्त्र, यह भी याद रखिएगा। और
एक जो सप्ताह है, वीकली सिस्टम जो चलता है, वह भी यूनानियों की ही देन है। तो देखिए आपसे यदि योगदान पूछ ले तो वहाँ पर आप ये चीज़ याद देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो इंडो ग्रीक शासक हैं उनके बारे में आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। इंडो ग्रीक जो वंश आता है कहाँ से शुरुआत होती है? डेमेट्रियस के साथ में राजधानी इनकी तक्षशिला होती है। फिर डेमेट्रियस के बाद में आता है मिनांडर यानी कि मिलिंद, जो कि नागसेन से वार्ता करता है और उसी वार्ता को एक पुस्तक में लिखा गया है जो कि है मिलिंदपन्हो। और इनका लास्ट शासक कौन था? हर्मियस था। क्या योगदान था इनका भारत में? सोने के सिक्के थे, ज्योतिष शास्त्र ये लेकर आए, और जो वीकली सिस्टम है यानी सप्ताह वाला जो सिस्टम चलता है वो भी यूनानियों की ही देन है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, बिंबिसार मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 165 से 130 ईसा पूर्व था। तो देखिए यहाँ पर ये मुख्य चीज़ थी, क्योंकि आपको हम बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत इनके बारे में काफ़ी डिटेल से पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इंडो ग्रीक जो शासक थे उनके बारे में ध्यान देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी अशोक के, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम के, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आपको कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन का जो अभिलेख है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जूनागढ़ से आपको प्राप्त होता है, वहाँ पर आपको पहली बार या प्राचीनतम काव्य शैली का साक्ष्य मिलता है। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार मिसलेनियस में आपसे पूछ लेता है। यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ क्या कहा गया? तो देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। संस्कृत के जितने अभिलेख हैं उनमें भी सबसे प्राचीन यही है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आपको प्राप्त होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में जो आपको याद रखनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, संस्कृत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जो अभी तक मिला है, और इसमें काव्य शैली का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन है आपके पास ए जूनागढ़, बी भितरी, सी नासिक, या ऑप्शन नंबर डी सांची। तो देखिए, रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां हैं वे आपको जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हिस्ट्री में कई बार आप इसका नाम पढ़ते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। इसके बारे में देखिए, हम मौर्य काल में भी हमने बात करी। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? वंशावली मिलती है, इसकी विजय यात्रा जो थी उसका वर्णन मिलता है, शासन काल के बारे में बताया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको पता चलता है। और यहीं पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त रुद्रदामन उसमें लिखवाता है कि मैं इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और फिर मौर्य वंश के ही शासक सम्राट अशोक ने यहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया, यह भी आपको वहीं से पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्कंदगुप्त के भी 2 लेख आपको इसमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली
विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए यही चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताई भी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और ऑप्शन डी है रुद्रदामन प्रथम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन फर्स्ट या रुद्रदामन प्रथम जो था उसने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब देखिए उस समय राजा महाराजा थे और बेगार वे कराया करते थे, हम जानते हैं। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि बिना बेगार के किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। यह आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? यह आपको मिलती है जूनागढ़ के अभिलेख से। तो देखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। यानी कि उसने जो भी लोग कार्य करते थे उनको कुछ ना कुछ दिया था, पैसे देकर करवाया, कुछ अनाज देकर या जैसे भी करवाया, लेकिन बेगार यानी मुफ्त में काम नहीं करवाया था, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो इसके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? ऑप्शन है यहाँ पर ए ताम्र, बी रजत, सी पोटी या ऑप्शन डी स्वर्ण। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया भी जहाँ भी सिक्के वगैरह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए ताम्र में। किसमें सबसे अधिक उन्होंने ताम्र के सिक्के वहाँ पर निकाले थे। देखिए ताम्र क्या होता है, तो कई लोग कंफ्यूज ना हो, ताम्र यानी तांबा अर्थात कॉपर। कॉपर के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने निकलवाए? तो वो निकलवाए थे कार्दमक क्षत्रपों ने। अब यहाँ पर हम इसकी पूरी चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिएगा, कार्दमक वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं यानी चांदी के सिक्कों को रखा जाता है जो क्षयरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चट्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। और यहाँ पर क्या पूछा आपसे? अति दुर्लभ यानी कि बहुत ही रेयर सिक्के कौन से थे? तो वो थे तांबे के सिक्के। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसी हिसाब से उसको आंसर करना है, वरना आप जल्दी में जब पढ़ते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे हाँ उन्होंने तो रजत और पोटीन के चलाए थे, फिर आप सोचेंगे कि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो, लेकिन क्वेश्चन सही है। आपको थोड़ा सा ध्यान से वहाँ पर पढ़ना होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए कुछ शासकों के नाम हैं और सूची 2 में वंश के नाम है। सुमेलित करना है। सूची 1 देखते हैं। डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्नीज और विम। सूची 2 है पहलव, कुषाण, हिंद यूनानी और शक। तो एक एक करके इन्हें हम सुमेलित करते हुए चलते हैं। तो देखिए डिमेट्रियस क्या था, यह हमने आपको बताया, इंडो ग्रीक शासक था, उनका संस्थापक था डिमेट्रियस। तो ए आपका 3 से मैच होगा। फिर देखिए दूसरा है रुद्रदामन। क्या है? रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या था? शक शासक था रुद्रदामन। तो बी आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर देखिए क्या है? गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज क्या था? पल्लव था, यानी कि यह सी आपका 1 से मैच होगा। और विम कडफिस जो था वो क्या था? कुषाण शासक था। तो यह आपका मैच हो जाएगा किससे? डी 2 से मैच होगा। क्या युग्म बना देखते हैं। तो देखिए ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन सी A3 B4 C1 D2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए इंडो ग्रीकों ने, बी कुषाणों ने, सी शकों ने, या ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो देखिए यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्कों से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर या उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उसमें तांबे के सिक्कों को सर्वाधिक किसने चलाया था, तो वो थे कुषाण। अब यदि हम कुषाणों की बात करें तो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का एक यूची कबीला था, उससे संबंधित ये लोग थे। इनका संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, वो इनका संस्थापक था, या इसे प्रथम कडफिसेस भी कहते हैं। फिर इसके बाद आया विम कडफिसेस, उसने क्या किया, इसने कुषाण वंश की वास्तविकता में यहाँ पर स्थापना की। भगवान शिव का ये अनुयायी था। सिक्कों पर इसने त्रिशूल, नंदी, डमरू आदि चीज़ें बनवाई, और ये पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और इसके बाद फिर कौन आता है, इसके बाद आता है कनिष्क, जिसकी हम बहुत डिटेल में बात करते हैं कि वो इस वंश का सबसे महान शासक था। उसकी 2 राजधानियाँ थीं, पेशावर और मथुरा। पेशावर को पुरुषपुर भी कहते थे। फिर कल्लण की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार क्या था कि कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। पाटलिपुत्र पर इसने आक्रमण किया और वहाँ इसे क्या मिले, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष इसे मिले थे। और यही वो शासक था जिसने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये आपको यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता भी देते हैं कुषाण शासकों के बारे में, या इनकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर कुषाणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जो कबीला था वो कौन सा था, वो था यूची कबीला। कौन सा कबीला था, यूची कबीला था। सेंट्रल एशिया से थे यानी मध्य एशिया से भारत की ओर आ गए। और कौन इनका संस्थापक था, तो वो था कुजुल कडफिसेस। कौन था, देखिए यहाँ पर कुजुल कडफिसेस क्या था, तो देखिए यह याद रखिएगा, संस्थापक था। फिर इसके बाद में कौन आता है, इसके बाद में आ जाता है विम कडफिसेस। कौन आता है, विम कडफिसेस। फिर देखिए इन्हें क्या है, धीरे धीरे इन्हें समझ में आता है कि लोग हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे नाम यहाँ के नामों से अलग हैं। ये लोग धीरे धीरे हमारी संस्कृति में मिलते गए और फिर इनके नाम भारतीयों जैसे हो गए। और फिर इनमें एक महान शासक के बारे में आप पढ़ते हैं, और वो महान शासक कौन था, वो था कनिष्क। इनके बारे में अब देखिए जैसे जैसे इनकी बात आती जाएगी तो हम डिटेल में आपको बताते जाएंगे। विम कडफिसेस जो था ये क्या था, यह शिव भक्त था, शिव भक्त था। और देखिए इसके सिक्कों पर क्या मिलता है, यहाँ पर हम आपको बता भी देते हैं। सिक्कों पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके सिक्कों पर आपको एक तो त्रिशूल देखने को मिल जाएगा, त्रिशूल मिल जाएगा, नंदी मिल जाएगा, डमरू, इनके चित्र आपको इसके सिक्कों पर मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए कुषाणों का योगदान क्या रहा, इनकी जो विशेषताएं थी या फिर हम कहें कि इनका योगदान क्या था भारत के लिए। तो देखिए योगदान आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि कौन सा योगदान था, कौन सा नहीं था, या कौन कौन से योगदान थे। तो देखिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है वो था कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए थे, तो वो कुषाणों ने चलाए थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंदिरों में अपनी मूर्तियाँ लगवाईं। दूसरी चीज़, खुद की मूर्ति मंदिर में लगवा देते थे।
मंदिरों में स्वयं किया, खुद की मूर्ति लगवा देते थे। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है आपको, और वह क्या है, वह है कि सिले हुए कपड़े सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किए। क्या प्रारंभ किए? सिले हुए कपड़े सबसे पहले पहनना कुषाण शासकों ने ही भारत में प्रारंभ किया, और उसके बाद से हम लोग आज सूट वूट सब पहनते हैं तो वो कुषाणों की ही देन है। घोड़ों की लगाम लगाना भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। ये चीज़ें याद रखनी हैं। अब यहाँ पर देखिए, कनिष्क इनका सबसे महत्वपूर्ण या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा महान शासक था। उसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तब हम कनिष्क की डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं कनिष्क के बारे में, तो पूरी डिटेल से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कुषाण वंश के बारे में, वह हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक ने किया, यानी हिंद यवनों ने किया, और जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी हैं किसके बारे में, कुषाणों के बारे में, वे हमने आपको अच्छे से बता दी हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन है ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण और डी पार्थियन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आपके लिए। ऑप्शन देखते हैं, ए विमकड़फिसेस के, बी कनिष्क के, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं यहाँ पर नेहपान के, या ऑप्शन नंबर डी बुद्ध गुप्त के सिक्कों पर। तो देखिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के सिक्कों पर आपको किसका चित्रण देखने को मिलता है? भगवान गौतम बुद्ध का। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विमकड़फिसेस के सिक्कों पर किसका था? तो इसके पर शिव जी का था। शिव का, उनके डमरू का, त्रिशूल का, नंदी का किसके पर मिलता है? विमकड़फिसेस के पे मिलता है। तो देखिए वहाँ भी हमने यह चीज़ आपको बताई थी कि इम्पॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि ये किस राजाओं के सिक्कों पर अंकित था, किसके सिक्कों पर इनका आपको चित्रण मिलता है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए कुजुल कड़फिसेस, बी विम कड़फिसेस, सी कनिष्क प्रथम, या ऑप्शन डी हुविष्क। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, विम कड़फिसेस को जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इसे आप सेकंड कड़फिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप? दूसरा कड़फिसेस। पहला कौन था? तो पहला इनका संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, उसको प्रथम कड़फिसेस कहते हैं, और विम कड़फिसेस को सेकंड कड़फिसेस। इसके अलावा हमने आपको बताया ये क्या था? शिव भक्त था, पहला राजा जिसने सोने के सिक्के चलवाए। और सिक्कों पर आपको क्या मिलता है? सिक्कों पर त्रिशूल मिलता है। शिव भक्त था इसलिए क्या क्या है देखिए, इसके सिक्कों पर आपको त्रिशूल मिलेगा, नंदी जी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? डमरू मिलेगा। कहाँ? तो ये सभी चीज़ें मिलेंगी आपको इसके सिक्कों पर। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि जो दूसरा कड़फिसेस था, विम कड़फिसेस, वो भगवान शिव का भक्त था, और वहाँ से आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन है, ए विम कड़फिसेस ने, बी कुजुल कड़फिसेस ने, सी कनिष्क ने, या ऑप्शन डी हर्मवीज ने। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विम कड़फिसेस ने।
यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या बताया गया है, इसके बारे में पूरी डिटेल हमने आपको बताई। शिव जी का भक्त था और इसके जो सोने के सिक्के थे, सर्वप्रथम इसी ने सोने के सिक्के प्रारंभ किए और उन सभी पर आपको त्रिशूल, नंदी, डमरू इत्यादि के चित्रण मिलते हैं। देखिए, कुषाण वंशीय विम कर्फिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, उसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया, जबकि कुजुल कर्फिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए। तो देखिए याद रखिए, कुजुल ने तांबे के, कुजुल कॉपर। कैसे याद रखेंगे? देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रिक बना लेते हैं छोटी सी, कुजुल से कॉपर, कॉपर यानी तांबा, इस प्रकार से इसे हम याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए पुष्यमित्र सुंग, बी मिनांडर, सी विम कर्फिसेस और डी गौतमीपुत्र शतकर्णी। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विम कर्फिसेस। तो देखिए, जहाँ भी स्वर्ण से सोने के सिक्कों की बात आएगी तो वहाँ पर आपको कुषाण शासक, और कुषाण शासकों में सबसे पहले कौन? विम कर्फिसेस। अगला प्रश्न है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन है आपके पास ए वासुदेव, बी मित्र, सी इंद्र या ऑप्शन नंबर डी कार्तिकेय। और देखिए यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो योद्धे जो सिक्के थे उन पर आपको चित्रण या अंकन मिलता है कार्तिकेय भगवान का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, योद्धे हम जानते हैं राजस्थान स्ट्रीम में हमने आपको पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर योद्धियों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी और बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन आपको मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन है ए 78 ईस्वी सन, बी 81वीं ईस्वी, सी 98वीं ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 121वीं ईस्वी। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 81वीं ईस्वी में कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है करवाया था। अब देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81वीं ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में सारनाथ में स्थापित की गई थी। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये कभी कभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डालता है जो इसलिए ही होते हैं कि उन्हें कोई कर ही ना पाए, और करे तो गलत करे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। यदि आपको आता है तो ठीक है, वरना आप उसे छोड़कर अगले प्रश्न की ओर जाइए। इनमें आपको बिल्कुल भी हिट एंड ट्रायल या कोई भी ऐसी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, ए 178 BC, बी 101 AD, सी 58 BC या ऑप्शन डी 78 AD। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 78 AD में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे किसकी? कनिष्क की, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रूलर है, राजा है हमारे लिए। तो और यहीं से देखिए 78वीं जो एडी है, यहीं से शक संवत प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है यहाँ से? तो देखिए यहीं से आपका शक संवत स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए हम कनिष्क के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक, राज्याभिषेक होता है 78वीं एडी में। 2 राजधानियाँ थी, कौन कौन सी? पहले भी हमने आपको बताया, एक तो पुरुषपुर यानी कि पेशावर और दूसरी मथुरा। और कहा ऐसा है कि इसने कश्मीर पर आक्रमण किया, वहाँ पर कनिष्कपुर शहर बसाया, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहाँ से इसे पटना से क्या मिलते हैं? भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा, अश्वघोष। इसके अलावा कश्मीर के कुंडल वन में इसने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, हम आपको बता ही चुके हैं।
और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का इसने आयोजन करवाया था। इसके अलावा यदि हम बात करें कनिष्क के समय पर और क्या क्या चीज़ें थीं, तो देखिए नागार्जुन और चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, वे इसके दरबार में थे। नागार्जुन ने माध्यमिका कारिका लिखी है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी, और ये सभी जो हैं आपके इंडियन लिटरेचर के पार्ट में आते हैं। फिर देखिए इसके अलावा मध्य एशिया पर इसने अधिकार किया। रेशम मार्ग का अधिकार भारत का इसी के समय पर हुआ। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बहुत ही सुनहरा काल था ये हमारे लिए, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने चीन की सेना को परास्त कर दिया था। बाद में इसके सैनिकों ने ही इसकी हत्या कर दी थी कि यार बड़ा परेशान कर रखा, हर समय युद्ध कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहता है, तो इसकी हत्या इसके सैनिकों के द्वारा ही कर दी गई थी। यह बात भी हमें याद रखनी है। अब इसके बारे में जो डिटेल्स हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि कनिष्क की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए राज्याभिषेक तो आपको प्रारंभ में ही पता चल गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राजधानी की कि इसकी राजधानी क्या क्या थी। तो देखिए 2 राजधानी हुआ करती थी। पहली क्या थी? पहली थी पुरुषपुर। पुरुषपुर को ही आप क्या कहते हैं? पेशावर कह देते हैं। और दूसरी राजधानी थी इसकी मथुरा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए याद रखने हैं। क्वेश्चन आपका इनमें से ही आता है, इन चैप्टर्स में से, तो आपको एक एक चीज़ को यहाँ पर लिखवा करके अच्छे से करवाया जा रहा है, तो आप इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए 2 जगह आक्रमण करता है। कहाँ कहाँ? पहला आक्रमण करता है कश्मीर में, आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद वहाँ पर कनिष्कपुर बसाता है। क्या बसाता है? कनिष्कपुर शहर बसाता है। कहाँ से जानकारी मिली? तो यह भी लिख लीजिए, यह जानकारी आपको कल्लण की किससे मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है, जिसे आप भारत की सबसे पहली हिस्ट्री की बुक मानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण कहाँ होता है? दूसरा होता है इसका पाटलिपुत्र। वहाँ क्या होता है? तो वहाँ से देखिए ये भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र ले आता है। क्या लाता है? भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र से वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा एक अनोखा मुर्गा मिलता है। और क्या मिलता है? तो इसे वहीं पर एक आदमी मिल जाता है, अश्वघोष। इसका नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कौन मिलता है? अश्वघोष मिलता है। वहाँ से ये इन्हें लेकर के आ जाता है। अब यदि हम और आगे बात करें कनिष्क के बारे में, तो देखिए इसके दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन और चरक जो हैं, वे दोनों व्यक्ति इसके ही दरबार में हुआ करते थे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए चूँकि जगह हमारे पास सीमित है, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हुए चलेंगे। कौन कौन थे? नागार्जुन प्लस चरक, दोनों कहाँ थे? दोनों इसके दरबार में हुआ करते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सुश्रुत भी था, जो इसके वो तो इसके समकालीन थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। मध्य एशिया पर अधिकार इसके समय में क्या हुआ था? तो भारत का मध्य एशिया पर अधिकार हो गया। इसके अलावा जो आपका रेशम मार्ग था उस पर अधिकार हो गया, सिल्क रूट जिसे कहते हैं। देखिए, और इसी के समय में रेशम मार्ग पर भी आपका अधिकार हो गया था। तो ये कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बाकी क्या आप जानते ही हैं, इसके सैनिकों ने ही इसकी हत्या कर दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनिष्क। इसके बारे में जो जो फैक्ट आपको यहाँ पर बताए गए हैं, लिखाए गए हैं, बोलकर भी बताए गए हैं,
सभी को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा यदि उनमें से कोई भी आपकी नोट्स में से मिसिंग हो। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसके बारे में, तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक आयोजित किए गए और द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी और इसी समय से शक संवत का प्रारंभ भी माना गया है। यही चीज़ हमने आपको ऊपर भी बताई थी, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनिष्क सारी चीज़ें उसके बारे में यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत कब प्रारंभ हुआ या किया गया? ऑप्शन है ए 58 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 320 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। तो देखिए अब तो आपको याद रखना है, शक संवत कब प्रारंभ होता है? जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? 78वीं ईस्वी में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इसी प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि देखिए क्या मानी गई है? 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना भी गया है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है, और वो क्या है? यदि विक्रम संवत और शक संवत दोनों में आपको पता लगाना है कि इनमें कितने वर्षों का गैप है, तो वो है कितने का? 57 वर्षों का। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, याद रखें। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों में? देखिए वही चीज़ आ गई। ऑप्शन है ए 57 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष और डी 320 वर्ष। तो सही उत्तर है 135 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखिए यहाँ पर याद रखिए क्या था? 135 वर्ष, ना कि 57 वर्ष। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूज कर देती है। 135 वर्ष का डिफरेंस है दोनों के ही बीच में, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए वहाँ पर जो 57 वर्ष था ना, वो आपको वर्तमान से यदि विक्रम संवत पर जाना हो तो उसमें आपको 57 जोड़ देना है, और उसमें 78 घटा देंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा? शक संवत आ जाएगा। यहाँ पर एक बार इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर क्या होगा? विक्रम संवत आ जाएगा, तथा 78 घटा देने पर क्या होगा? शक संवत आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह चीज़ कई बार आप देखते होंगे, कई पुरानी घरों पर भी लिखा रहता है कि इसका निर्माण शक संवत इतने में या विक्रम संवत इतने में करवाया गया। तो वहाँ पर यदि आपको वर्तमान से निकालना हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? और देखिए बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट अभी जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन है ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी 15 मई या 16 मई, ऑप्शन सी दिया है 31 मार्च या 30 मार्च, और ऑप्शन डी 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और कभी भी आपके आरपीएससी या किसी भी स्टेट कमीशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सामान्यतः कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। तो ऐसा प्रश्न आते ही सभी वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च और 21 मार्च, ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि आपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ा है हमसे, तो वहाँ पर हमने आपको बताया भारतीय माह कहाँ से प्रारंभ होते हैं। जो हमारा पंचांग है वो चैत्र से प्रारंभ होता है, और जो हमारा वैसा कैलेंडर चलता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और एक चैत्र कितने को होता है? 22 मार्च को होता है, और लीप ईयर में 21 का हो जाता है। तो इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सोचिए उसने कितना, एक बहुत बेसिक सी चीज़ जिसे गांव तक के लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन
जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो उस पर इतना ध्यान ही नहीं देते, तो वो इसमें परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, जिन्हें कुछ भी इस तैयारी से लेना देना भी नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः वो इसी पर चलते रहते हैं। महिलाओं को आप देखते हैं, अच्छा आषाढ़ महीना चल रहा है, चैत्र चल रहा है, अभी ये चल रहा है, वो इसको आसानी से बता सकती थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती होती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ए 78 ईस्वी से, बी 57 ईसा पूर्व से, सी 72 ईसा पूर्व से, या ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। 78वीं ईस्वी से तो शक संवत प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से? कृत संवत तथा मालव संवत। इस नाम से भी यह आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसे ध्यान से सुनते जाइएगा। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्वाण की तिथि 527 ईसा पूर्व है और विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 से 470 ईसा पूर्व को घटाएंगे तो 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। तो देखिए याद रखिएगा, इसके दो नाम हैं, कौन कौन से? कृत संवत और मालव संवत। कब से प्रारंभ होता है? 57 ईसा पूर्व से, जबकि शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यह आप याद रखिए। क्यों प्रारंभ हुआ 78 से? शकों ने क्या किया था उस समय? जो शक शासक थे उन्होंने विक्रमादित्य जो था उसके उत्तराधिकारी को हरा दिया था। जिस दिन से हराया, यानी कि आज से विक्रमादित्य का समय समाप्त, यानी विक्रम संवत समाप्त, और आज से शक संवत प्रारंभ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? अब देखिए यह क्वेश्चन आप यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये उस समय की डेट्स के हिसाब से बताया गया क्वेश्चन है। यदि आप इसे निकालना चाहें तो देखिए इसका आसान सा तरीका है। क्या बताना है? वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको सिर्फ 2009 में से 78 घटा देना है और यह आपके पास आ जाएगा 1931। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इसलिए बता दिया गया क्योंकि हो सकता है आपसे आगामी जो वर्ष हैं उनके लिए ये पूछ लिया जाए, तब वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगी, तो इसे याद रखिएगा। तो यह चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैलेंडर की जो बातें हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान से, अभी जो आपको बताई गई हैं उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। पहला नाम है अश्वघोष, दूसरा वासुमित्र, तीसरा कालिदास और चौथा कंथन। उत्तर कोड ऑप्शन है ए पहला और चौथा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए यह हमने आपको अभी जब कनिष्क के बारे में हम बता रहे थे तब हमने आपको कुछ नाम बताए थे। एक एक करके इन सभी नामों को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला नाम है यहाँ पर अश्वघोष, तो यह आपका बिल्कुल सही है। अश्वघोष उस समय पर थे। हमने आपको बताया भी कि जब पाटलिपुत्र पर कनिष्क आक्रमण कर देता है तो वहाँ से बुद्ध का भिक्षा पात्र ले आता है, एक अनोखा मुर्गा ले आता है और अश्वघोष भी मिलते हैं, उन्हें भी उठा ले आता है कि अब महात्मा जी जब सब कुछ ही लुट गया तो आप क्या करोगे, चलो हमारे साथ। फिर दूसरा है वासुमित्र, तो देखिए वासुमित्र भी उस समय थे, बिल्कुल सही है, कनिष्क के समय थे। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है विभाषा शास्त्र। क्या नाम है इनकी पुस्तक का, याद रखिएगा, विभाषा शास्त्र, यह इनकी पुस्तक है। कालिदास, तो देखिए कालिदास जी गुप्त शासकों के समय में थे। और फिर आता है कंबन, तो देखिए यहाँ पर ये भी नहीं थे और कालिदास जी भी नहीं थे, यानी कि पहला और दूसरा।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर अश्वघोष की यदि हम बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें थीं, उनके बारे में भी आपको बता ही देते हैं यहाँ पर। तो देखिए अश्वघोष की जो जो पुस्तकें हैं उनका नाम याद रखिएगा। एक इनकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र, कौन सी है? बुद्ध चरित्र है। फिर देखिए दूसरी कौन सी है? तो दूसरी इनकी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है इनकी सारिपुत्र प्रकरण, कौन सी है? देखिए दूसरी पुस्तक है सारिपुत्र प्रकरण। तीसरी है इनकी सौंदरानंद, कौन सी है? सौंदरानंद। इंपॉर्टेंट है, देखिए बुक्स के नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर आपको ये दे देगा कि इनमें से कौन सी एक अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। और एक इनकी चौथी बुक आती है, कौन सी? सूत्रालंकार, कौन सी है? सूत्रालंकार। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। देखिए वासुमित्र की पुस्तक का नाम भी बताया और अश्वघोष की भी पुस्तक का नाम हमने पुस्तकों का नाम आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, वासुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए जैसा कि आपको बताया गया, जबकि कम्बन 12वीं शताब्दी में हुए थे। अगला प्रश्न है अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी कनिष्क का, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी चरक, सी नागार्जुन और डी पतंजलि। तो देखिए यहाँ पर हमने आप इनको इन सभी के नाम बता रखे हैं जहाँ पर हमने कनिष्क के बारे में लिखाया है। यदि वहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी के नाम लिखे हुए दिखेंगे। एक एक करके यहाँ पर हम इन्हें देखते हुए चलते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला क्या है, अश्वघोष बिल्कुल थे। इनकी पुस्तकों के नाम हमने आपको बताए, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार और सौंदरानंद। फिर देखिए दूसरा कौन है, दूसरा नाम आपको यहाँ पर दिया गया है चरक का। किसका? चरक का। इन्होंने क्या लिखी थी, यह भी थे। इनकी पुस्तक का नाम था चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता। फिर यदि आगे देखें तो तीसरा कौन सा है, नागार्जुन। तो नागार्जुन भी थे। इनकी पुस्तक का भी नाम हमने आपको वहाँ पर बताया था, क्या नाम था? माध्यमिक कारिका। क्या नाम था? माध्यमिक कारिका। तो देखिए इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, माध्यमिक कारिका। पतंजलि इसके समय में नहीं थे, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। लेकिन इनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अष्टाध्यायी पर टीका टिप्पणी इन्होंने लिखी है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। चार नाम हैं, चारों को आप याद रखिएगा, आपके लिए चारों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखिए, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। उस पर टिप्पणी करते हुए क्या लिखी थी पतंजलि ने? महाभाष्य। और महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। किसके काल में थे? शुंगों के काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन है ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वासुमित्र, या ऑप्शन डी विशाखदत्त। तो देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी
विशाखदत्त। अश्वघोष के बारे में हमने आपको बताया, पार्श्व का नाम अभी आया ही था, वसुमित्र के बारे में भी हमने आपको बताया, और उन्होंने तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता भी की थी। कौन नहीं था? एक विशाखदत्त इसमें नहीं था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? अब देखिए यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रवतक अभिलेख के बारे में भी बताएंगे और इस क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी चंपा। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में आपको रवतक अभिलेख में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। यदि बात करें हम रवतक अभिलेख की तो यह कहाँ पर है? तो यह स्थित है आपके अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। तो देखिए यह चीज़ भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए रवतक अभिलेख अफ़गानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये ग्रीक लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा है? बैक्ट्रियन भाषा। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा श्रीचंपा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है रवतक अभिलेख के बारे में। सबसे पहला किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कुषाण शासक कनिष्क से। कहाँ पर पाया गया रवतक अभिलेख? तो यह मिलता है आपको अफ़गानिस्तान में। किस भाषा में है? बैक्ट्रियन भाषा में। फिर यहाँ पर आपको 4 शहरों का उल्लेख मिलता है। किस किस का? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए सुश्रुत, बी वाग्भट, सी चरक और डी जीवक। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी चरक और ऑप्शन डी दोनों ही यहाँ पर सही उत्तर हैं। जीवक की हमने आपको बाद से चर्चा की थी। कहाँ पर? महाजनपद काल में इसकी चर्चा आपसे की गई थी जीवक के बारे में। वहाँ हमने आपको बताया था कि इसे प्रसेनजीत के दरबार में भी भेजा गया था। वो सारी चीज़ें आपको हमने बताई थी। और दूसरा चरक, तो देखिए चरक के बारे में भी हमने आपको अभी बताया। तो यह किसके दरबार में था? यह था कनिष्क के दरबार में। तो इसलिए ये दोनों ही, और दोनों ही कहाँ से पढ़े? दोनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी या तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे। इसलिए ये दोनों ही इसके उत्तर हैं और ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड हो जाएगा, लेकिन दोनों के बारे में ही आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि के कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक, जिसे बिंबिसार ने प्रसेनजीत के यहाँ भेजा था। कनिष्क का राज्यवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंध, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो देखिए यहाँ पर भी सी और डी दोनों ही उत्तर बताए गए हैं। तो कुछ चीज़ों को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है। अब देखिए वहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको दोनों में से सिर्फ एक का याद रहे तो आप उसे ही उत्तर मानें, लेकिन जिसने चैप्टरों को अच्छे से पढ़ा होगा उसे यह चीज़ याद होगी कि यार यहाँ तो दोनों ही उससे पढ़े हुए हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी उत्तर मार्क कीजिए। ये एट द एंड एक डिलीटेड क्वेश्चन ही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस वंश में मिलती है या किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है आपके पास ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, ऑप्शन सी है अयोध्या लेख या फिर ऑप्शन डी हाथी गुम्फा लेख। और यहाँ पर हम
अब शुंग वंश पर आ गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेक। और यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक एक करके हम यहाँ पर इसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें शुंग वंश की, तो हमने आपको बताया था मौर्य वाले चैप्टर में कि जो लास्ट मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना करी। यह जानकारी आपको बाणभट्ट के हर्षचरित्र से भी मिलती है। और पुष्यमित्र शुंग के बारे में यदि हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में इसे बौद्धों का दुश्मन माना गया है। ये जहाँ जाता था बौद्धों के विहारों को, स्तूपों को, सबको तोड़ देता था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। और पाटलिपुत्र में भी जो कुक्टाराम विहार है उसको तोड़ने का भी इसने प्रयास किया। 2 अश्वमेध यज्ञों को इसने आयोजित किया था, उनका आयोजन करवाया था। वो जानकारी आपको अयोध्या अभिलेख से मिलती है। और इसी के साथ साथ ये जानकारी आपको कालिदास जी के मालविका अग्निमित्रम से भी प्राप्त होती है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके जो पुरोहित थे अश्वमेध यज्ञों के, उनका नाम क्या था? पतंजलि। वही पतंजलि जिनकी पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य। उसके अलावा 2 पुस्तकें और हैं, योग दर्शन और योग सूत्र, वे दोनों भी उन्हीं की पुस्तकें हैं। और शुंग वंश का ही समय था जब इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने भारत पर काफ़ी आक्रमण किया। और उस आक्रमण की जानकारी आपको पतंजलि के महाभाष्य में मिल जाएगी, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में भी मिल जाएगी। फिर इसके बाद भागवद्र आता है, जिसके दरबार में एक यूनानी दूत हुआ करता था हेलियोडोरस, वह आया था जो हमने आपको भागवत धर्म में कराया था कि उसने भागवत धर्म धारण कर लिया था। और फिर देवभूति इनमें अंतिम शासक था जो वासुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी राजधानी विदिशा थी, जो कि कर्ण वंश में तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो था इसने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी? तो देखिए इसने बृहद्रथ की हत्या की, अंतिम मौर्य शासक। फिर देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसे आप क्या कहते हैं? पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता है? इसे बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का दुश्मन। लगभग ऐसा कहा जाता है कि इसने 84,000 स्तूप तोड़वाए। तो आप संख्या ही देख लीजिए, तो दुश्मन ही कहेंगे जब इतना तोड़वा देगा। फिर 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। आपको अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से, जो उनका नाटक है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से। तो यह भी याद रखिएगा नाम, यह भी इम्पोर्टेंट है। मुख्य चीज़ इसके बारे में यही है। इसके अलावा फिर कौन आ जाता है? फिर देखिए भागवद्र आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाता है भागभद्र। और इसके बाद में फिर कौन आ जाता है? देवभूति। देवभूति आ जाता है। शुंग वंश में आपको मुख्यतः कौन ही पढ़ना होता है? पुष्यमित्र शुंग के बारे में ही पढ़ना होता है। अब देखिए यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ जो थे उनका पुरोहित कौन था, यह भी लिख लीजिए। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पुरोहित कौन थे? पुरोहित पतंजलि जी थे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है वह हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था।
इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहाँ से पता चलता है? अयोध्या लेख से। पुरोहित कौन था? पतंजलि जी थे। इसके बारे में अब जितनी भी डिटेल्स थी वे हमने आपको बताई। बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा जाता है, 84,000 स्तूप तोड़वा दिए। और इसके 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से भी मिलती है और अयोध्या लेख से भी मिलती है। इसके बाद भागभद्र राजा बनता है, फिर देवभूति बनता है, उसको वासुदेव कण्व जान से मार देता है और अपनी राजधानी विदिशा बना लेता है। बस इतना ही कण्व वंश के बारे में है। अगला प्रश्न है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? ऑप्शन है ए मगध, बी प्रयाग, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं, सी उज्जैन और डी सौराष्ट्र। तो देखिए आपसे पूछा यह गया है कि शुंगों की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उज्जैन से। जो इतिहास में माना गया है वह यही माना गया है कि शुंगों की उत्पत्ति उज्जैन से हुई। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो देखिए अयोध्या अभिलेख किसका है? धनदेव का, यह भी याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया और राज किया? ऑप्शन है ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्वा या कण्व, ऑप्शन डी गुप्त। तो देखिए शुंग वंश के बाद कौन आता है? कण्व वंश आता है। शुरुआत में ही हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको पूरा वो कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी लिखाई कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कण्व वंश। तो देखिए कण्व वंश की यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहले संस्थापक कौन था? तो देखिएगा इसका संस्थापक था वासुदेव कण्व। कौन था? संस्थापक था वासुदेव कण्व। फिर यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2-3 चीज़ ही याद रखनी है। राजधानी एक इनकी क्या थी? वह तो इनकी राजधानी थी विदिशा और इनका अंतिम शासक था सुशर्मा। बस 3 ही चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ पढ़ना ही नहीं है तो सभी का फेवरेट है कण्व वंश। कौन था? सुशर्मा लास्ट था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कण्व शासकों के बारे में। देखिए यहाँ पर शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्वया कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंशी ही था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कि जो हम पुष्यमित्र शुंग को कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म का दुश्मन था, उसका कारण क्या था? कि वह ब्राह्मण था। और जो हिंदू धर्म था या हम कहें वैदिक धर्म जो चला आ रहा था उसको काफ़ी कुछ चीज़ें जो लोग वहाँ से हट रहे थे या जो उसके प्रति लोगों में अंधश्रद्धा हो रही थी, उसका कारण वह बौद्ध धर्म को मानता था। इसलिए वह बौद्ध धर्म को बिल्कुल तबाह कर देना चाहता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन नंबर डी वासुदेव, या फिर ऑप्शन नंबर ई भी यहाँ पर दिया गया है आपको। कौन? तो वह है समुद्रगुप्त। तो देखिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातकर्णी जो था वह वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। अब यदि हम बात करें गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का था, तो देखिए यह था आपके सातवाहन वंश का, जिसका संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था सिमुक। फिर इनमें एक राजा होता है सातकर्णी प्रथम, वह भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाता है और एक राजसूय यज्ञ करवाता है। इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ और इस सभी की जानकारी आपको नानाघाट अभिलेख से मिलती है।
फिर देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो फिर एक शासक होता है यहाँ पर हाल, जो कि 17वां शासक था। फिर यहाँ पर आगे जो आता है वो होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का 23वां शासक है और सबसे महान शासक माना गया है। इसकी उपाधियाँ भी थी, बहुत ही महान उपाधियाँ थीं। अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि इसके जैसा कोई ब्राह्मण ही नहीं हुआ। दूसरा आगमन निलय, तीसरा वेणुकटक स्वामी और चौथा त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, यानी 3 समुद्रों से इसका घोड़ा पानी पीता था। और इसने वैदिक मार्ग और वर्ण व्यवस्था जो थी उसे पुनः स्थापित किया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके बारे में, इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पिया करते थे। और इसने नहपान जो था उसको पराजित किया और उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। अंतरजातीय विवाह इसने प्रतिबंधित कर दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसने वेणुकटक नामक शहर भी एक बसाया था। तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या था, ये 23वां सातवाहन शासक था। क्या था, 23वां शासक। अब इसकी उपाधियां जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी उपाधियां थी एक एक करके देखती जाइए। पहली थी अद्वितीय ब्राह्मण, यानी कि इसके जैसा कोई ब्राह्मण है ही नहीं या हो ही नहीं सकता। फिर आगमन निलय, कौन सी थी दूसरी, आगमन निलय। फिर देखिए आगे तीसरी कौन सी थी, तो तीसरी इसकी उपाधि थी वेणुकटक स्वामी, क्योंकि इसने शहर बसाया था। क्या नाम था शहर का, वेणुकटक। उस शहर को इसने बसाया तो उसका स्वामी हो गया, वेणुकटक स्वामी कहा जाने लगा। और चौथी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, त्रिसमुद्र तोय पितावाहन। तो देखिए त्रिसमुद्र तोय पितावाहन, 4 इसकी उपाधियां थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी आपको याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था पुनः करी, वैदिक धर्म या वैदिक मार्ग जो था वह भी पुनः इसी ने स्थापित किया था। ये चीज़ें आपको याद इसके बारे में रखनी हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्णे यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका, यानी कि अंतरजातीय विवाह को रोका। यहाँ पर आप ये चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, एक क्या किया इसने, अंतरजातीय विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज। तो जो लोग भी प्रेम विवाह नहीं कर पाते हैं वो इसकी वजह से हुआ, याद रखिएगा, आपका दुश्मन ये है। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। किसको, गौतमी पुत्र सातकर्णी को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन है ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग तो चोल, चालुक्य और पल्लव तक ही सोचेंगे, लेकिन सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में यदि सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव रहा तो वो सातवाहन वंश था। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ दक्षिण का नाम आते ही चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव इन्हीं में ही रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें इसका संस्थापक कौन था, तो देखिए सातवाहन का संस्थापक था सिमुक। कई बार लोग इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, क्योंकि वे सातकर्णी फर्स्ट से इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें लगता है कि वही इसका संस्थापक था, लेकिन संस्थापक तो सिमुक था। सातकर्णी प्रथम जो है वो पहला प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। तो देखिए यहाँ पर हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। सातकर्णी प्रथम, इसने क्या करवाए, इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए।
और एक करवाया राजसूय यज्ञ। क्या करवाया? एक राजसूय यज्ञ करवाया। ये आप याद रखिएगा। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। कहाँ से? तो यह जानकारी आपको नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है एक और शासक था, हाल। हाल कौन से नंबर का था? तो हाल 17th यानी 17वें नंबर का शासक था। बहुत ही विद्वान शासक। देखिए इसके बारे में याद रखिएगा। हाल बहुत ही विद्वान था। इसकी एक पुस्तक भी है, इसकी बुक का भी नाम आप याद रखिएगा, और वो है गाथा सप्तशती। क्या है? इसकी पुस्तक है गाथा सप्तशती। किसकी पुस्तक है? हाल की। बहुत विद्वान शासक रहा। और इसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमने आपको बताया ही। फिर आगे आपको वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में बताएंगे। फिर यज्ञश्री सातकर्णी था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उनके बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। आप देखिए यहाँ पर यदि देखें तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य या डी सातवाहन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। सिमुक किस वंश का था? सातवाहन का। इसके बारे में हमने आपको बताया ही। अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है यहाँ पर ए पान चाओ, बी पान यांग, सी शी हुआंग टी या ऑप्शन डी हो टी। अब देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि कनिष्क को चीनी सेना ने हराया था और उसमें से पूछ लिया कि किस जनरल ने हराया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पान चाओ। कैसे याद रखें? तो देखिए कनिष्क जो है पान चबाने गया और पान चाओ ने उसे हरा दिया। यह आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब किस किस के बीच में हुआ युद्ध? पान चाओ और कनिष्क के बीच में हुआ था, जो कि एक राजकुमारी से विवाह, हान करके एक राजकुमारी थी, उसके लिए यह युद्ध हुआ था। यह चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईसा से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? पान चाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कर्फिसेस के रूप में करते हैं। तथापि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाता है। तो देखिए आप याद रखिएगा क्या था वहाँ पर? हान वंश था चीन में, उसकी राजकुमारी से शादी करना चाहता था कौन? कनिष्क, और उसको लेकर के युद्ध हो गया किसमें? पान चाओ और कनिष्क में। और जो चीनी इतिहास है वह बताता है कि कनिष्क हार गया था। अब चूंकि चीन की लिखी हुई हिस्ट्री है तो कितनी सही है आप मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि चीन तो वो देश है जो पता चले कि चीन से लेकर और राजस्थान तक अपना बता दे कि ये तो चीन, राजस्थान भी चीन में है, तो उन पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब लेकिन ये चीज़ हिस्टोरिकली प्रूव मान ली गई है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश,
सी कुषाण वंश या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो यह भी आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मौर्य वंश की सीमाएं भी ईरान तक जाती थी, हमने बात की थी, और कुषाण वंश की भी। तो यानी कि बी और सी दोनों ही यहाँ पर आपके उत्तर होंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर भी पहले ये लिखा है, मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक, कहाँ तक थी? अफगानिस्तान तक थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। तो देखिए यह तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया पर कनिष्क ने जो है अपना वहाँ पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर आपके दो उत्तर हैं, मौर्य और कुषाण। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, या ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि किस वंश की क्या विशेषताएं रहीं या उन्होंने क्या क्या चीज़ें भारत को दी। तो सही उत्तर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। तो देखिए कुषाणों के समय में ही बाल विवाह जो प्रथा थी वह आरंभ हुई थी, यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो क्या कहा गया है, कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था। अब देखिए ऐसा जिस वंश में हुआ, जिस समाज में हुआ, तो उसका पतन तो स्वाभाविक ही था। ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम इससे अगली क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को पूरा भी कर लेंगे। देखिए थोड़ा हम डेप्थ में आपको चीज़ों को बता रहे हैं, आराम से बताते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा इसमें समय लग रहा है, क्लास भी लंबी है, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो कि इनसे बाहर चले जाएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप हमारी वेबसाइट पर क्विज़ की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।